रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। सड़कों पर गहरा सुकून छाया हुआ था। इस सुकून के दरमियान सुर्ख रंग के सलवार सूट और पीले दुपट्टे में एक नौजवान और खूबसूरत लड़की आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे चल रही थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो आईपीएस अफसर जरीन थी। उस वक्त जरीन अपनी माँ के लिए दवा लेने एक डॉक्टर के घर जा रही थी। उसकी चाल में एतमाद था, लेकिन उसके चेहरे पर माँ की बीमारी की फिक्र साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वो एक सड़क के मोड़ पर पहुंची, जरीन की नज़र सड़क किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3 या 4 हवलदार और थाने का इंस्पेक्टर प्रदीप बैठे हुए थे। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं और मोबाइल फोन से ऊंची आवाज में गाने चल रहे थे। वो सब जोर जोर से हंस रहे थे, फहश बातें कर रहे थे और मुकम्मल तौर पर नशे में धुत थे। जैसे ही इंस्पेक्टर प्रदीप की नज़र जरीन पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने साथ बैठे एक हवलदार को लात मारकर कहा, ओए देखो तो, इतनी रात को कौन सी खूबसूरत परी आ गई है, चलो थोड़ी तफरीक करते हैं। ये सुनकर बाकी हवलदार भी एक शैतानी हंसी हंसने लगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी लड़की कोई आम राहगीर नहीं, बल्कि उनके ही जिले की आईपीएस अफसर है। जब जरीन ने ये सब देखा तो वो एक लम्हे के लिए रुक गई। उसने एक गहरा सांस लिया और सीधी उनकी तरफ चल पड़ी। आप पुलिस वाले होकर ये सब कर रहे हैं? खुली सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हैं, फहश गाने चला रहे हैं। हुकूमत ने शराब पर पाबंदी लगा रखी है और तुम खुद कानून तोड़ रहे हो। जब तुम लोग ऐसा करोगे तो अवाम से क्या उम्मीद की जा सकती है? जरीन ने सख्त लहजे में कहा। उसके लहजे में ऐसी मजबूती थी कि बाकी हवलदार एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। लेकिन इसका प्रदीप पर कोई असर नहीं हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और जरीन के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नशा और हवस साफ नजर आ रही थी। अरे मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम पर भी थोड़ा ध्यान दो, हम भी तो तुम्हारे प्यार में पड़ सकते हैं। प्रदीप ने एक फहश हंसी के साथ कहा और जरीन का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जरीन का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूं इसलिए खामोश हूं, लेकिन तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं इस पूरे वाकये की रिपोर्ट करूंगी। ये सुनकर प्रदीप जोर से हंस पड़ा। रिपोर्ट? अरे पूरा थाना मेरा है, मैं ही इस थाने का मालिक हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी गिरफ्तार करवा सकता हूँ। क्या कर लोगी, समझी? ये कहकर उसने जरीन का हाथ जोर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। अगर ज्यादा जबान चलाओगी तो अभी खींच लूंगा, प्रदीप ने धाड़ते हुए कहा। जरीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक थाने का इंस्पेक्टर इतना नीचे गिर सकता है। लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाला और मजबूत लहजे में कहा, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, सुधर जाओ वरना मैं तुम सबको मुअत्तल करवा दूंगी। मुझे कमजोर मत समझो, तुम लोग नहीं जानते मैं कौन हूं, इसलिए मुझसे पंगा मत लो। लेकिन प्रदीप ने उसकी बातों पर कान नहीं धरा, बल्कि उसने जरीन को और जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। तुम हमें मुअत्तल करवाओगी? तुम खुद को समझती क्या हो? प्रदीप ने गुस्से से कहा। जरीन के सब्र का बंधन टूट गया। उसने पूरी ताकत से प्रदीप के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि प्रदीप लड़खड़ा गया। गुस्से में उसने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से जरीन के हाथ पर मार दी। बोतल के टुकड़े जरीन के हाथ में पेवस्त हो गए। खून बहने लगा। दर्द से उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन प्रदीप वहां नहीं रुका। उसने जरीन को धक्का दिया और उसे पास खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ धकेल दिया। जरीन दर्द से करहाने लगी। उसके जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर अब मैं पीछे हटी तो ये जानवर और आगे बढ़ेंगे। जमीन पर गिरी होने के बावजूद उसने खुद को संभाला। आंखों में गुस्से और अज़्म की आग लिए उसने अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन तभी प्रदीप ने उसका फोन छीन कर फेंक दिया। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। बाकी हवालदार खड़े हो गए और उसे घेर लिया। जरीन समझ गई कि अब ये सिर्फ बहस का मामला नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन सकती है। उस रात के वाकये के बाद जरीन का पूरा जिस्म दर्द से करहा रहा था। उसके हाथ से खून अभी भी वक्फे वक्फे से बह रहा था, लेकिन उसके दिल में गुस्सा और नफरत किसी भी दर्द से ज्यादा शदीद थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालकर जल्दी से वहां से भागी और सीधी अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई। प्रदीप की फहश बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ बेबसी भी थी। हमारे जिले के थाने में ऐसा हो रहा है और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। पता नहीं उन्होंने कितनी लड़कियों को ऐसे परेशान किया होगा। अगर आवाम में से कोई शराब पीता है तो उसे मार मार कर हवालात में बंद कर दिया जाता है,
लेकिन जब पुलिस खुद नशे में सड़कों पर जानवरों की तरह घूम रही है तो उन्हें कौन रोकेगा? लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इन्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। जरीन की आंखों में अज़्म चमक रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं इन्हें मुअत्तल करवाकर रहूंगी। जिन लड़कियों को इनकी हैवानियत का शिकार होना पड़ा है, उन सबको इंसाफ दूंगी। पूरी रात वो एक पल भी सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने एक मंसूबा बनाया। उसने अपनी बचपन की दोस्त नाज़मा को फ़ोन किया। नाज़मा से उसकी गहरी दोस्ती थी और नाज़मा कभी ज़रीन की बात नहीं टालती थी। ज़रीन ने नाज़मा को पूरा वाक़या और अपना मंसूबा तफसील से बताया। नाज़मा ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया और उसकी मदद के लिए राज़ी हो गई। अगली रात मंसूबे के मुताबिक नाज़मा को बिल्कुल एक आम लड़की की तरह तैयार किया गया। सादा सलवार सूट पहनकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसी सड़क पर चलने लगी जहां पिछली रात प्रदीप और उसके हवालदार शराब पी रहे थे। ज़रीन भी वहां मौजूद थी, लेकिन इस बार वो दूर एक दरख्त की आड़ में छुपकर खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था जिसका रिकॉर्डिंग मोड ऑन था। जैसा कि तवक्को थी वैसा ही हुआ। सड़क किनारे फिर वही मंजर था। इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवालदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे। फहश गाने चल रहे थे और वो गंदी हंसी हंस रहे थे। एक हवालदार ने नाज़मा को देखकर प्रदीप से कहा, सर देखें, आज फिर एक लड़की सड़क से जा रही है। प्रदीप ने आंखें मटकाते हुए हंसा। ओह, लगता है आज किस्मत हमारे साथ है। चलो आज इसे नहीं छोड़ेंगे, तफरीख करेंगे। वो सब उठकर नाज़मा के पास गए। नाज़मा एक डरी हुई लड़की की तरह खड़ी हो गई। प्रदीप नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया और एक गंदी हंसी के साथ बोला, क्या बात है मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी रात को कहाँ चली हो? हम पर भी थोड़ा ध्यान दो। तुम्हारे चेहरे ने तो हमें दीवाना कर दिया है। ये कहकर प्रदीप बेसुरी आवाज में गाना गाने लगा। नाज़मा ने डरने का ड्रामा किया। तभी एक हवालदार ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लिया। नाज़मा ने जोर से चीखकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उधर दूर खड़ी ज़रीन सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां मोबाइल को सख्ती से पकड़े हुए थीं ताकि कोई भी सबूत छूट ना जाए। जब हद पार होने लगी तो नाज़मा ने मंसूबे के मुताबिक इंस्पेक्टर के हाथ पर जोर से काटा और हाथ छुड़ाकर भाग गई। प्रदीप ने गुस्से में चीखकर कहा, इसे पकड़ो। लेकिन नशे की हालत में कोई भी उसके पीछे तेजी से नहीं दौड़ पाया। नाज़मा दौड़कर सीधी ज़रीन के पास पहुंची। दोनों जल्दी से वहां से निकलकर अपने अपने घर चले गए। अब ज़रीन के पास प्रदीप और उसके हवलदारों के खिलाफ एक मजबूत सबूत था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ एक सबूत से इतना बड़ा इंस्पेक्टर नहीं झुकेगा। उसे मजीद सबूत चाहिए थे ताकि ये साबित हो सके कि ये लोग सिर्फ नशे की हालत में ही गलत काम नहीं करते, बल्कि बार बार ऐसे घिनौने काम करते हैं। ज़रीन ने सोचा, अगर इसे पकड़ना है तो हर जुर्म का मुकम्मल सबूत चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके लोग बेखबर थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनके खिलाफ एक बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उन पर टूटने वाला था, और ये तूफान उनके अपने किए का नतीजा था। रात का सुकून फिर वापस आ चुका था। वही जगह, वही सड़क, वही हवा, लेकिन इस बार ज़रीन के इरादे और भी मजबूत थे। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ एक दो सबूतों से प्रदीप जैसे जानवर को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जो ना सिर्फ अदालत में काम आए, बल्कि पूरी आवाम को हिला कर रख दें। तीसरी रात हल्के सुर्ख रंग की साड़ी पहनकर, सर पर दुपट्टा ओढ़कर, हाथ में मोबाइल मजबूती से पकड़े ज़रीन खामोशी से उसी सड़क की तरफ बढ़ी। वो जगह अब उसके लिए डर की अलामत नहीं थी, बल्कि मिशन का मैदान बन चुकी थी। दूर से ही उसने देखा, वही मंजर था। इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवलदार सड़क किनारे एक टूटी झोंपड़ी के पास शराब की बोतलें खोले बैठे थे। मोबाइल पर गाने चल रहे थे और उनके दरमियान फखश हंसी मजाक हो रहा था। ज़रीन ने एक गहरा सांस लिया और झाड़ियों की आड़ में छुपकर मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तकरीबन 2 मिनट तक उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। बोतलें, हंसी, गाने, गालियां और प्रदीप का नशे में धुत चेहरा। जब उसे लगा कि सबूत काफी हैं, तो वो फौरन घर वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने मोबाइल सामने रखकर वीडियो को बार बार देखा। हर बार उसका गुस्सा बढ़ रहा था। ये पुलिस की वर्दी पर कलंक है, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, ये सबूत इन्हें तबाह कर देगा, उसने खुद से कहा। लेकिन ज़रीन जानती थी कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग से काम नहीं बनेगा। प्रदीप का असर रसूख बहुत ज्यादा था। थाने के कई लोग उसके इशारे पर चलते थे। उसे मुअत्तल करवाने के लिए सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि आवाम की हिमायत और बड़े अफसरों की मदद भी चाहिए थी। अगली सुबह ज़रीन ने मोहल्ले की कुछ भरोसेमंद खवातीन और बुजुर्गों को
अपने घर बुलाया। उसने उन्हें वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर सबका खून खौल उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम, अगर हमारे जिले की पुलिस ऐसा करेगी तो आवाम कहाँ जाएगी? आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, हम गवाही देने को तैयार हैं। इसी दौरान एक खातून ने कहा, मैडम, आप जैसे लोग ही हमारी उम्मीद हैं, आप जो कहेंगी हम करेंगे। जरीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई कि आवाम की हिमायत मिल चुकी है, अब अगला कदम उठाने का वक्त था। जरीन जानती थी कि प्रदीप को सीधा पकड़वाना आसान नहीं होगा। अगर वो सीधे थाने जाकर शिकायत करती तो मामला दब जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वो सीधे जिले के डीएसपी कबीर सिंह, फिर एसपी आकाश चौहान और अगर जरूरत पड़ी तो डीएम अंजलि वर्मा के पास जाएगी। सबूत जमा करने के बाद वो सबसे पहले डीएसपी कबीर सिंह के दफ्तर गई। डीएसपी एक सख्त और ईमानदार अफसर के तौर पर जाने जाते थे। जरीन ने उन्हें पूरा वीडियो दिखाया और वाकया तफसील से बताया। डीएसपी वीडियो देखकर हक्का बक्का रह गए। मैडम, ये बहुत बड़ा वाकया है। प्रदीप का नाम पहले भी आया है, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं था। आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, उन्होंने संजीदा लहजे में कहा। सर, मैं चाहती हूं कि ये मामला दबे नहीं, मैं खुद गवाही दूंगी, जरीन ने मजबूत लहजे में कहा। डीएसपी ने रजामंदी जाहिर की। आपको मेरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन हमें मजीद सबूत चाहिए ताकि कोई कमी न रह जाए। ये सुनकर जरीन ने अपनी अगली कार्रवाई के बारे में बताया। सर, मैं एक और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार ऑडियो के साथ कुछ लोकल लोगों को लेकर स्टिंग करूंगी ताकि अदालत में मुकदमा टिक सके। डीएसपी ने उसके मंसूबे पर इत्तफाक किया और कहा, आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रदान किया जाएगा और मैं खुद ये मामला एसपी साहब तक पहुंचाऊंगा। उस रात जरीन ने एक और मंसूबा बनाया। इस बार उसने मोहल्ले के 2 भरोसेमंद लड़कों और एक खातून को अपने साथ लिया। उन्होंने तय किया कि खातून एक आम राहगीर बनकर वहां से जाएगी और बाकी 2 लड़के थोड़ी दूर खड़े होंगे। जरीन खुद कैमरा लेकर तैयार थी। जैसा कि तवक्को थी, प्रदीप और उसके हवालदार फिर से वही गलत काम करते नजर आए। उन्होंने खातून को रोकने की कोशिश की, फौहश बातें कहीं और हाथ पकड़ने की कोशिश की। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब जरीन के पास वीडियो और ऑडियो दोनों सबूत थे। अगली सुबह जरीन सीधी एसपी आकाश चौहान के पास गई। उसने तमाम सबूत और अवाम के गवाहों की फहरिस्त दिखाई। एसपी ने वीडियो देखते ही मेज पर हाथ मारा। ये पुलिस कहलाने के काबिल नहीं है। मैडम, आपने गैर मामूली हिम्मत दिखाई है। मैं इसे फौरन डीएम के पास पहुंचा रहा हूं। इसके बाद जरीन और एसपी खुद डीएम अंजलि वर्मा के दफ्तर गए। अंजलि वर्मा अपने सख्त फैसलों के लिए मशहूर थीं। उन्होंने वीडियो देखकर सख्त लहजे में कहा, यह शर्मनाक है, ये पुलिस की वर्दी पर कलंक है। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने फौरन हुक्म दिया कि पूरे वाकये की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। साथ ही प्रदीप और उसके हवालदारों को फौरन ड्यूटी से मुअत्तल करने की तजवीज़ तैयार की जाए। जरीन की सख्त मेहनत रंग ला रही थी। प्रदीप और उसके लोगों को तब भी नहीं मालूम था कि उनके उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। जरीन ने अवाम से तहरीरी बयान जमा किए और तमाम सबूतों को एक फाइल में जमा कर दिया। डीएम ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हुक्म दिया। जरीन मैडम, कल आपकी जीत का पहला दिन होगा। हम आवाम के सामने इन जानवरों का चेहरा बेनकाब कर देंगे। जरीन की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, अब ये सिर्फ मुअत्तल नहीं होंगे, इन्हें सबक मिलेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगली सुबह शहर में हलचल मच गई। जरीन ने डीएम के हुक्म पर तमाम सबूत जमा करने के बाद मुकदमे ने रफ्तार पकड़ी। डीएम अंजलि वर्मा ने उस दिन सुबह जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई। खबर फैलते ही मीडिया, अवाम और बहुत से पुलिस अफसरान वहां जमा हो गए। जरीन ने अपने हाथ में वो फाइल सख्ती से पकड़ी हुई थी जिसमें पिछले 3 दिनों में जमा किए गए तमाम वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और अवाम के तहरीरी बयानात थे। ये फाइल अब इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके साथियों का करियर खत्म करने वाली थी। डीएम अंजलि वर्मा हॉल में दाखिल हुई। उनका चेहरा सख्त था और आवाज में गुस्सा साफ था। हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो वर्दी का काम नहीं बल्कि हैवानियत का काम कर रहे हैं। आईपीएस जरीन ने अपनी जान खतरे में डालकर इन मुजरिमों का चेहरा बेनकाब किया है। आज ये वीडियो अवाम और मीडिया के सामने पेश की जाएगी। जरीन आगे बढ़ी। उन्होंने माइक उठाकर सबको मुखातिब किया। 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे जिले के थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप और उसके हवालदार खुली सड़क पर शराब पी रहे थे और खवातीन को हरासा कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। अगर मैं खामोश रहती तो पता नहीं ये जानवर और कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाते। इसलिए मैंने इनके खिलाफ सबूत जमा किए हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया और अवाम के सामने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर प्रदीप और हवालदारों का नशे की हालत में सड़क पर खवातीन को हरासा करना, फौहश बातें करना और शराब पीना साफ दिखाई दिया। वीडियो देखकर हॉल में बैठे लोग मुश्तइल हो गए। मीडिया के कैमरे मुसलसल फ्लैश कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, इन्हें मुअत्तल करो, जेल भेजो।
डीएम ने हाथ उठाकर सबको पुरसुकून किया और कहा, इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या हवालदार। उधर प्रदीप और उसके लोगों तक जब खबर पहुंची कि उनके खिलाफ सबूतों के साथ डीएम और मीडिया के सामने चेहरा बेनकाब किया गया है, तो थाने में हंगामा मच गया। प्रदीप गुस्से और डर में बदहवासी से चिल्लाया, ये सब जरीन की साजिश है, मैं देखूंगा कौन मुझे मुअत्तल करता है। तभी डीएसपी कबीर सिंह और एसपी आकाश चौहान पुलिस फोर्स के साथ थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर प्रदीप, एसपी ने सख्त आवाज में बुलाया। प्रदीप ने अकड़ दिखाने की कोशिश की, सर ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत पुख्ता है, तुमने कानून और पुलिस की वर्दी दोनों की तौहीन की है। डीएम मैडम के हुक्म पर तुम्हें और तुम्हारे तमाम हवालदारों को फौरन ड्यूटी से मुअत्तल किया जाता है। तहकीकात के बाद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ये सुनकर प्रदीप के चेहरे का रंग उड़ गया। जरीन भी वहां मौजूद थी। प्रदीप की नजर उस पर पड़ते ही वो गुस्से में बड़बड़ाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। जरीन ने पुरसकून लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं प्रदीप, तुमने खुद को बर्बाद किया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एसपी ने हुक्म दिया, हथकड़ियां लगाओ। प्रदीप और उसके हवालदारों के हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई। थाने के बाकी पुलिस वाले ये सब देखकर शर्म से सर झुकाए खड़े थे। इस दिन के बाद थाने में बहुत सुधार हुई। अब सब पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये वर्दी क्यों बनी है और इसका मकसद क्या है। इस दिन के बाद सब बदल गए और सिर्फ थाना ही नहीं बल्कि पूरा शहर भी बदल गया।